समझते थोड़ा सा हम लोग केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। यानी केपलर ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लेनेट के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक लॉ दिया था जिसको हम लोग केपलर्स लॉ के नाम से जानते हैं। इसको न्यूटन्स लॉ करके भी पढ़ा जाता है बुक में। तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, इसको एक्सप्लेन किया जाए। क्या है ये केपलर्स लॉ? तो देखिए, केपलर्स लॉ कहता है कि प्लेनेट जो है, आज तक हम लोग क्या पढ़ते आए हैं कि जैसे बीच में हम लोग सन बना लेते हैं, ये मान लीजिए सन है, और सन के अराउंड में हम लोग पाथ बना लेते हैं सर्कुलर, और हम लोग बोलते हैं ना कि प्लेनेट जो है इसी पर घूमते रहता है सर्कुलर पाथ पर। सोलर सिस्टम लोग कुछ इसी तरह से डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक प्लेनेट है, ये एक प्लेनेट है, ये प्लेनेट है, सन के अराउंड में कंटिन्यूसली घूम रहा है। लेकिन ऐसा मूवमेंट नहीं होता है प्लेनेट का। एक्चुअली प्लेनेट का मूवमेंट कैसा होता है इसको एक्सप्लेन किए केपलर। उनका कहना था कि प्लेनेट जो है सन के अराउंड में सर्कुलर पाथ पर नहीं घूमता है, वो पाथ इलिप्टिकल होता है। तो हम लोग एक पाथ बनाएंगे इस तरह से, ये पाथ है, ठीक, इलिप्टिकल पाथ है। अब अगर ये इलिप्टिकल पाथ है तो इसके लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस। और कौन सा एक्सिस है? तो ये मेजर एक्सिस है। एक लाइन और ड्रॉ कर सकते हो, माइनर एक्सिस हो जाएगा। यहां पर एक पॉइंट होगा, तो यहां पर भी एक पॉइंट होगा। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकियाई। यहां पर भी हो जाएगा फोकियाई, इसको फोकस बोल सकते हैं हम लोग। अगर आप स्फेरिकल मिरर देखिए तो फोकस है, तो फोकियाई। तो केपलर का पहला लॉ जो है, जो केपलर का प्लेनेटरी मोशन हम लोग पढ़ते हैं, इसमें 3 लॉ है। इसका जो फर्स्ट लॉ है ना केपलर का, उस लॉ को हम लोग लॉ ऑफ ऑर्बिट ही बोलते हैं। पहला लॉ जो है, ये लॉ जाना जाता है किस नाम से? तो लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से। और लॉ ऑफ ऑर्बिट कहता है कि प्लेनेट मूव्स अराउंड देयर सन ऑन एन इलिप्टिकल पाथ वेयर सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ देयर फोकियाई। मतलब प्लेनेट जो है अपने सन के अराउंड से, ये मान लीजिए सन का पोजीशन है, यहां पर सन है और ये प्लेनेट घूम रहा है इस इलिप्टिकल पाथ पर। तो प्लेनेट जो है वो मूव करता है अपने सन के अराउंड में एक इलिप्टिकल पाथ पर, जहां पर कि सन का जो पोजीशन है उसके दोनों में से किसी एक फोकियाई पर बनाते हैं। यही है लॉ ऑफ ऑर्बिट। दूसरा जो लॉ है इसको हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ एरिया के नाम से। सेकेंड लॉ जो है वो जाना जाता है लॉ ऑफ एरिया। और लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है? तो लॉ ऑफ एरिया कहता है कि जो प्लेनेट जो है जब अपने सन के अराउंड में घूमता है, जैसे मान लीजिए प्लेनेट यहां है, यहां से यहां तक आया, तो इसमें ये कुछ एरिया कवर करेगा। सपोज कि यहां से यहां तक आने में इसके द्वारा ये एरिया कवर हुआ, ये वाला एरिया जो है प्लेनेट कवर किया। अच्छा, यहां से यहां तक जाने में मान लीजिए टी टाइम लगा। फिर प्लेनेट अगर इस पोजीशन पर है, यहां पर है, और यहां से यहां तक आया है, तो यहां से यहां तक एज्यूम करिए कि ये एरिया जो दोनों है ना, ये एरिया बराबर है, ये एरिया और ये एरिया जो है बराबर है। तो एरिया बराबर कब होगा? इसका आर्क छोटा है, इसका आर्क बड़ा है, तो टी टाइम में ये आर्क कवर करता है। यानी कि केपलर का जो दूसरा लॉ है वो कहता है लॉ ऑफ एरिया, कि प्लेनेट कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि अगर टी टाइम में ये प्लेनेट यहां से यहां तक गया है, तो टी टाइम में ये प्लेनेट यहां से यहां तक भी आया है। क्यों? क्योंकि उसको इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करना है। इसके लिए जब प्लेनेट अपने सन से दूर हो तो वो धीरे धीरे चलता है, और जब अपने सन के नजदीक हो तो तेजी से ट्रेवल करता है। तो इसको ऐसे हम लोग बोल सकते हैं लॉ ऑफ एरिया को, कि प्लेनेट कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर दिस it travels slower when it is away from their sun and it travels faster when it is near to their sun। प्लेनेट जो है जब अपने सन के नजदीक रहता है तो बहुत तेजी से ट्रेवल करेगा, और जब सन से दूर रहता है तो वो धीरे धीरे ट्रेवल करता है। मेरे ख्याल से 2 पॉइंट समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट जो है इसको हम लोग लॉ ऑफ पीरियड के नाम से जानते हैं। लॉ ऑफ पीरियड, इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं, आर क्यू प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अब ये आर क्यू क्या है और टी स्क्वायर क्या है? तो आर जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द सन, मतलब स्टार, एंड द प्लेनेट है, और टी जो है ये टाइम है। तो इसको हम लोग इनवर्स स्क्वायर रूल भी बोलते हैं, कि लॉ ऑफ पीरियड बोलिए, लॉ ऑफ एरिया तो बोल ही दिए कि ये जो डिस्टेंस का क्यूब है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के स्क्वायर के। अब ये प्रूव किया जाता है कि ये वैल्यू आया कैसे? तो देखिए इसको हम लोग प्रूव करेंगे
कि आर क्यू प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ऑर्बिट फिर से बना लेते हैं यहाँ पर, कि मान लीजिए ये सन के अराउंड एलिप्टिकल पाथ है, थोड़ा अच्छा से ऑर्बिट बनाया जाए। ये मान लीजिए कि सन के अराउंड में इलिप्टिकल पाथ है, ठीक। इस पाथ पर ये एक्सिस है, और यहां पर मान लीजिए फोकियाई है जिस पर सन का पोजीशन है। ये मान लीजिए सन है और ये मान लीजिए कोई प्लेनेट है, ठीक। तो सन से इस प्लेनेट का एक डिस्टेंस भी है। अब अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो ब्रह्मांड का हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगाता है। तो सन भी प्लेनेट की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, तो प्लेनेट भी सन की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो यहां पर जो है हम लोग लिख सकते हैं कि फोर्स अप्लाइड बाय द सन टुवर्ड्स द प्लेनेट, सन के द्वारा जो प्लेनेट पर फोर्स लगाया गया, तो मान लीजिए इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ऐसे बोल देंगे कि एफ जी इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने पढ़ा, जी एम बटा आर स्क्वायर। अच्छा, ये एम क्या है, तो कैपिटल एम सन का मास, स्मॉल एम जो है प्लेनेट का मास, और इसके बीच का जो दूरी है वो आर है। दूसरा, प्लेनेट भी सन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग कि फोर्स अप्लाइड by the planet towards the sun, प्लेनेट के द्वारा सन की तरफ फोर्स लगाना। तो ये फोर्स सेंटर की तरफ लगा, तो इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है कि टाइप ऑफ फोर्स विच अप्लाई टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अदर बॉडी, दूसरे बॉडी के सेंटर की तरफ जो फोर्स अप्लाई होगा उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। तो मान लीजिए उसको हम लोग साइन दे देते हैं एफ सी का, एफ मतलब फोर्स है, सी मतलब सेंट्रीपिटल। तो एफ सी बराबर होता है फॉर्मूला एम भी स्क्वायर बटा आर, एम मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, मास ऑफ प्लेनेट हो गया, स्मॉल एम लिखे हैं, भी मतलब जिस वेलोसिटी से वो घूम रहा है, और आर उसके बीच का डिस्टेंस हो गया, यानी एम भी स्क्वायर बटा आर। अब हम लोगों ने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है। क्या पढ़ा है हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ, कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के मोशन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मान लीजिए कि एक्शन जो है वो है एफ जी, और रिएक्शन जो है वो है एफ सी, और अपोजिट है तो माइनस का साइन दे दिए। अब एफ जी का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एफ जी का वैल्यू क्या है, तो एफ जी का वैल्यू है कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर स्क्वायर, और एफ सी का वैल्यू क्या है, तो एम भी स्क्वायर बटा आर। अच्छा, v क्या है, तो वेलोसिटी है, और वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसको हम लोग लिख लेते हैं v जो है ये वेलोसिटी है। और हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि वेलोसिटी जो होता है वो इज इक्वल टू होता है किसके, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के। तो अगर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो एक चक्कर लगा लिए तो 2 पाई आर, और टाइम तो t है ही। तो अगर हम लोग इसको लिखे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि g कैपिटल M स्मॉल m बटा आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल m, और v की जगह पर 2 पाई r का स्क्वायर बटा r इंटू टाइम यानी t, और t का भी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया जाए तो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बटा आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल m 2 का स्क्वायर 4, फिर पाई स्क्वायर r स्क्वायर बटा r इंटू टी स्क्वायर, इसको स्मॉल t लिख लेते हैं टी स्क्वायर। अब देखिए तो ये स्मॉल m से ये स्मॉल m कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद तो इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारा कैपिटल G कैपिटल M R टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, और यहां से R। अच्छा, एक चीज और है, इस R से इसका ये स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि एक ही साइड में है तो कट जाएगा ये। तो और थोड़ा सा इसको सुधार ले हम लोग,
इसको थोड़ा सुधार लें, इसे तो पीछे नहीं जाएगा। देखिए अगर हम लोग इस स्क्वायर से ये आर काट लिए तो क्या बचेगा, तो बचेगा जी एम टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर और आर का क्यू, स्क्वायर इंटू आर, तो आर क्यू हो जाएगा। अब इसमें देखिए कौन चीज क्या है, सो जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट फिक्स वैल्यू, कैपिटल एम जो है वो मास ऑफ सन है जो कि फिक्स है, 4 जो है वो फिक्स है, पाई जो है वो फिक्स है, आर और टी जो है ये चेंज होगा। मतलब इसमें कुल मिला के देखा जाए तो कुछ टर्म ऐसे है जो कांस्टेंट है और कुछ टर्म ऐसे हैं जो वेरिएबल है। तो अगर हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल को अलग अलग करके लिख ले तो कैसे लिख सकते हैं इसको, तो इसमें कांस्टेंट टर्म कौन कौन सा है, तो जी है कांस्टेंट, एम है कांस्टेंट, फिर इधर देखिए मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर है कांस्टेंट और 4 है कांस्टेंट। और वेरिएबल क्या है, तो इनटू, यहाँ टी स्क्वायर वेरिएबल है और यहाँ पर आर क्यूब वेरिएबल है। अब ये सारा अगर कांस्टेंट है तो इसका रिजल्ट भी तो एक फिक्स रिजल्ट आता होगा, तो इन सबको हम लोग कांस्टेंट बोल सकते हैं। इनटू टी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, तो आर क्यूब। अब जब ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा दो तो कांस्टेंट लिखते हैं, तो कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन दे देंगे, तो क्या हो जाएगा वो, क्या हो जाएगा वो वैल्यू, तो उसके जगह हम लोग लिख सकते हैं ये टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यही हम लोग प्रूव कर रहे थे, आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर या टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। तो इस तरह से ये जो है प्लेनेट का मूवमेंट को बताने के लिए केपलर्स लॉ है। फिर से एक बार समझ लीजिए, हम लोगों ने 3 लॉ पढ़ा है केपलर का। लॉ ऑफ ऑर्बिट जो कहता है कि प्लेनेट मूव्स अराउंड देयर सन ऑन एन इलिप्टिकल पाथ वेयर सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ देयर फोकियाई। दूसरा लॉ जो है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया, और लॉ ऑफ एरिया कहता है कि प्लेनेट कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर दिस it travels slower when it is away from their sun and it travels faster when it is near to their sun। और तीसरा लॉ जो है इसको लॉ ऑफ पीरियड बोलते हैं या इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, ये आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, मतलब क्यूब टाइम डिस्टेंस बिटवीन द प्लेनेट एंड द स्टार इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। ठीक, ये तीनों लॉ हमारा हो गया, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया एंड लॉ ऑफ पीरियड। ये था हमारा ग्रेविटेशन का केपलर्स लॉ। इसके बाद हम लोग वैल्यू ऑफ जी निकालना सीखेंगे, इसके बाद और भी बाकी सारा टॉपिक को कवर करेंगे। तो इस वीडियो में छोटा सा ही रखते हैं, पहला वीडियो है। यहीं तक के लिए, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आगे का टॉपिक लेकर के। जुड़े रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।